हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आज जीएसटी आईटीसी का हम एक और क्लॉज डिस्कस करेंगे। क्लॉज ये है कि एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन सेक्शन 16 जो अपना चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, वो ये बोलता है कि आपको इनपुट तभी मिलेगा कि जब आपका जो सेलर है उसने टैक्स डिपॉजिट करवा दिया हो, तभी आपको इनपुट के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आपका इनपुट अलाउड नहीं है। तो इसके बारे में एक बहुत फेमस केस है, गेरूलाल वर्सेस बालचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन है, 2011 में आया था। बेसिकली ये जो डिसीजन है इट इज रिलेटेड टू द हरियाणा वेट, बट सिंस कि आपको भी पता है कि जो जीएसटी है वो वेट और एक्साइज ड्यूटी उन दोनों का एक्सटेंशन है, तो ये जो डिसीजन है वो इक्वली अप्लीकेबल है जीएसटी पे भी। तो आज हम उसी डिसीजन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इस डिसीजन का क्या एनालिसिस हुआ, सब कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग केस था। अब इस केस में हुआ क्या कि एच वेट में एक सिस्टम था दैट टाइम। वहाँ क्या होता था कि जैसे कोई भी अगर माल खरीद रहा है बायर, तो सेलर उसको एक सर्टिफिकेट देता था। सर्टिफिकेट में ये लिखा होता था कि इस पे टैक्स पेड हो गया है। उसके बेसिस पे जो बायर था वो इनपुट क्लेम करता था। इट इज़ लाइक द GSTR 1। GSTR 1 में भी तो अपन यही करते हैं। GSTR 1 में सेलर अपनी सेल्स डालता है, फिर GSTR 2 में बायर को वो दिखती है और उसमें वो इनपुट लेता है। तो सिंस कि जीएसटी में टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हुई, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हो गया, सिस्टम भी अपग्रेड हुआ है, तो बाई और लेस मोर और लेस चीज़ वही है। तो एक सेलर ने जो बंदा है ये गेरूलाल बालचंद्र, ये जो फर्म थी, उन्होंने माल खरीदा और उसके बेसिस पे उन्होंने इनपुट ले लिया। अब जो सर्टिफिकेट था, जो सेलर था उसने क्या, इनको सर्टिफिकेट तो दे दिया था बट टैक्स डिपॉजिट नहीं किया। लाइक 3B, GSTR 1 भर दिया बट 3B नहीं भरा, समथिंग लाइक दैट। तो डिपार्टमेंट ने उनका इनपुट डिसअलाउ कर दिया ऑन द बेसिस। हरियाणा वेट में भी यही सिस्टम था उस ज़माने में भी कि भैया गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा होना चाहिए, जो जीएसटी में भी है। फिर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, अपील में गया, अपील में भी डिसअलाउ हो गया। फाइनली ये मैटर गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। अब क्या उसमें क्या क्या बोला गया था उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली बात कर लेते हैं। जो एसएससी था, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, सिंस की थोड़ा एसएससी इजी रहता है तो मैं एसएससी बोल रहा हूँ, आप रजिस्टर्ड पर्सन ही समझिए मेरे कहने का मतलब। तो एसएससी ने कुछ एक आर्ग्यूमेंट किए। पहला उनका क्या आर्ग्यूमेंट था कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस डिसीजन आया 2009 का, कॉरपोरेशन बैंक वर्सेस सरस्वती अबरनासा एंड अदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। ये होता क्या है कि सेलर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करवाता है। तो उन्होंने ये माना कि जो सेलर है वो एजेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि एजेंट ही तो वो कलेक्ट करता है और उसको जो कलेक्शन की अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट देती है। तो इस केस पे जो आईटीसी है उसमें अगर टैक्स नहीं जमा कराया तो जो सेलर है और गवर्नमेंट है उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉरपोरेशन बैंक के डिसीजन में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी कि गवर्नमेंट और सेलर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। तो अब वो जाने और उनका काम जाने, बायर को तो इससे मतलब ही नहीं ना, बायर ने पैसा दे दिया। अब प्रिंसिपल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जाने कि उसका एजेंट दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो प्रिंसिपल एजेंट से लेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सब पे एप्लीकेबल है। तो एसएससी का ये कंटेंट था कि भैया मैं लाइबल हूँ ही नहीं आईटीसी जमा के लिए,
जमा सेलर करवाएगा, मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरे को इनपुट चाहिए। सेकंड एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अतुल फास्टेनर लिमिटेड। उसमें भी ये सेम टू सेम हुआ कि सेलर गवर्नमेंट का एजेंट है और वो पैसा जमा करवाएगा, तो इसमें बायर की कोई गलती नहीं है। ये जो अतुल फास्टन है, ये 2007 का डिसीजन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, और 2009 का हो गया सुप्रीम कोर्ट का कॉरपोरेशन वाला डिसीजन। कॉरपोरेशन वाले डिसीजन में भी इसका बेस बना था अतुल वाले केस का, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपील किया था। अगला क्या है कि एक केस है सेंट्रल एक्साइज बॉम्बे वर्सेस एप्सिन स्टोन स्पिनिंग एंड व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था कि जो सेक्शन 16 में इनपुट के लिए वर्ड यूज हुआ है पेड, टैक्स हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट आइदर थ्रू आईटीसी और कैश। तो यहाँ पे पेड वर्ड का मतलब होता है ऑट टू हैव बीन पेड। मतलब सेलर ने, बायर ने अगर पैसा दे दिया सेलर को, तो बायर के प्रोस्पेक्टिव से वो वर्ड पेड मतलब ऑट टू हैव बीन पेड होगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि जो सेलर है उसने जमा करवाया या नहीं कराया, क्योंकि उसने पेड कर दिया तो उसने वो कंडीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड की वो सेटिस्फाई कर दी। ये डिसीजन अपील किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी 1971। ये उस जमाने के सेंट्रल सेल टैक्स और एक्साइज के ज़माने के केसेस है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि पेड मतलब ऑट टू हैव बीन पेड, और दो जो पहले थे उसमें ये था कि जो सेलर है वो हो गया गवर्नमेंट का एजेंट। तो प्राइमरी हम अगर देखें तो बर्डन सब कुछ चला गया सेलर पे, एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कोर्ट में ये माना गया है। फिर एसएससी ने एक कंटेन किया, वो ये था कि चुन्नीलाल प्रसादी लाल एक केस हुआ था बहुत फेमस, लखनऊ का केस था और 1986 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। उसमें वो भी सेल टैक्स के मैटर का था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डिफॉल्टर है उससे आप रिकवरी करो। मतलब आपका जो डीलर है वो दो तरह के हैं, एक तो है बोनाफाइड मतलब एक्चुअल पर आप एक्चुअल बोल लो चाहे जेन्यून बोल लो, एक हो गए अनजेन्यून जिनमें इंटेंशनली भी दिक्कत है। तो इसमें उन्होंने ये बोला कि आप जो डिफॉल्टर है उससे टैक्स कलेक्ट करोगे। तो इन दैट केस डिफॉल्टर कौन हुआ? जो सेलर है, क्योंकि सेलर ने तो जमा नहीं करवाया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया सेलर पे। यही सेम विकास पाइप गोविंदम एंड कंपनी तमिलनाडु का केस था 1975, मल्टी मेटल प्रोडक्ट था एमपी हाई कोर्ट का केस 1999 का, उसमें हुआ था। और उनमें ये भी डिसाइड हुआ था कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास तो 50 तरह के पावर है। अगर उसको कोई पैसा नहीं दे रहा, लैंड रेवेन्यू के हिसाब से उसका ऑक्शन कर सकती है, और भी चीज़ें हैं। अगर जो बायर है वो इंटेंशनली फ्रॉड या कोल्यूजन ऑफ फैक्ट नहीं हुआ तो भैया इनका कहने का मतलब था कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेलर और गवर्नमेंट हैज़ टू टेक टैक्स फ्रॉम द सेलर नॉट बायर। अब डिपार्टमेंट ने क्या बोला? डिपार्टमेंट ने ये बोला सिंपली इसमें कि गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी है एज पर लॉ, और लॉ जो है वो किसी चीज़ को सुपरसीड नहीं कर सकता। इवन कोर्ट भी ये नहीं बोल सकता कि लॉ में क्या लिखा हुआ है गलत है कि नहीं, अल्ट्रा वायरस है कि नहीं। तो लॉ में लिखा हुआ है कि टैक्स पेड होना चाहिए, तो इसमें टैक्स पेड हुआ नहीं, तो साहब हम तो आईटीसी डिसअलाउ कर रहे हैं और हम लॉ के हिसाब से चलते हैं। जो मतलब सिंपली डिपार्टमेंट का हर जगह यही कंटेंशन होता है। आप नॉर्मल मोडवेट के पुराने केसेस उठा के भी देखोगे तो भी यही होगा। अब इसके बेसिस पे जो डिसीजन आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें क्या था? दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो एसएससी के फेवर में था। अब उन्होंने क्या किया उस डिसीजन में कि एक तो जो चुन्नीलाल प्रसादी लाल केस है उसको उन्होंने रेफ़र किया, जिसमें ये मेंशन हुआ था सुप्रीम हाई कोर्ट का कि जो टैक्स पेड करना है वो परचेजिंग डीलर
की जिम्मेदारी नहीं है, सेलर की है, क्योंकि वो एजेंट है। एक उन्होंने रेफर दिया था गोविंदम एंड कंपनी का, जिसमें भी वो सेम टू सेम है जो चीज़ उन्होंने मान ली थी। और गोविंदम एंड कंपनी वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसएलपी थी, स्पेशल लीव पिटीशन, वो रिजेक्ट कर दी थी। तो इसमें रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। और मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसमें भी ये माना गया था। तो वो चीज़ भी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट था उन्होंने कंसीडर की थी। तीसरी चीज़ उन्होंने मल्टी मेटल पे की थी, उसमें भी वो सेम चीज़ थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिपार्टमेंट जो हाई कोर्ट है उनका ये कहना था कि एक्ट बनाना गवर्नमेंट का काम है। दे आर एग्रीड कि ये सही है, जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया वो सही है। बट एक्ट में जो वर्ड यूज़ लिया गया है उनका इंटरप्रिटेशन वो तो कोर्ट का काम है। ये एक जो कोर्ट में प्रूव भी है कि इंटरप्रिटेशन इज बिलोंग टू द कोर्ट। तो कोर्ट ने इस इंटरप्रिएट को हेल्ड किया मतलब कंटिन्यू किया कि पेड का मतलब ऑट टू हैव बीन पेड है। तो डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन है कि भैया का एक्ट में लिखा हुआ है तो उसको तो आईटीसी डिसअलाउ है, तो कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब एक चीज़ और कोर्ट ने बोली कि इन दैट केस प्राइम फेसी डिपार्टमेंट ये साबित करने में असफल रहा है कि ये जो परचेज थी वो बोगस थी। डिपार्टमेंट भी बोल रहा है कि बोगस तो नहीं थी साहब, सही थी कि नहीं थी वो हमने इतना हम गए नहीं, हमने तो सिंपल सा देखा कि आईटीसी ये क्लेम कर रहा है और उसका जो चेन है वो मिल नहीं रहा, तो हमने मना कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने इसके लिए भी, डिपार्टमेंट नहीं हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि परचेज बोगस नहीं है, तो जो बोनाफाइड का बेनिफिट है वो हमेशा सेलिंग डीलर बायर डीलर को जाएगा। तो ही कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट। फाइनली कंक्लूजन यही निकला इस डिसीजन का कि डिपार्टमेंट डिसअलाउ नहीं कर सकता अगर पेड नहीं किया हो, बशर्ते अगर परचेज जेन्युइन है, बोनाफाइड है, बायर के पास सारे डॉक्यूमेंट है, माल आया है, उसने पेमेंट किए हैं, ये सब। तो ये डिसीजन बहुत काम का है, क्योंकि डिपार्टमेंट बेसिकली जब असेसमेंट होगा जीएसटी का तो इसी बेसिस पे आईटीसी डिसअलाउ करेगा कि एक्ट में लिखा हुआ है। तो एक्ट में लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वही उसी लैंग्वेज में ही पढ़ा जाएगा। और आप ये सारे डिसीजन रेफर कर सकते हो इसके लिए कि अगर नहीं पेड भी हुआ है तो भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। थैंक यू।